Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 15 जून 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है इटली को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन की बात हुई है जिसका नाम है संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ऐप। और ये जो ऐप है दोस्तों, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का है। तो पूछा आपसे ये जाता है कि जो ये एप्लीकेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन नंबर ए कि ये आपको प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, या ऑप्शन नंबर बी ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करवाता है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एफआईआर की, या ऑप्शन नंबर सी ये ट्रैक करता है जो भी चल रहे क्रिमिनल केसेस हैं उनके स्टेटस को, या ऑप्शन नंबर डी ये सर्व करता है एज अ लीगल रिसर्च टूल फॉर लॉयर्स। तो बताइए चारों में से इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसका आंसर सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है ये। हुआ क्या है, देखिए हमारी इंडियन मिलिट्री के लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है ये, क्योंकि हमारी आर्मी को पहला मेड इन इंडिया कामिकाजे ड्रोन मिल चुका है। अब दोस्तों ये कामिकाजे ड्रोन, ये जो वर्ड है ना, आपको सुना सुना लग रहा होगा। थोड़े दिनों पहले भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, बट डोंट वरी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। कामिकाजे ड्रोन एक प्रकार के सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो ड्रोन है इसका नाम है नागास्त्र 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये मेड इन इंडिया ड्रोन है, खुद से हमने इसको डेवलप किया है और सेना को अभी भारत का पहला सुसाइड ड्रोन मिल चुका है। तो उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आई हैं। तो ज़रा हम इस ड्रोन के बारे में बात करेंगे जिसको नाम दिया गया है नागास्त्र 1। न्यूज़ क्या है ये आपको समझ में आ गया, बहुत सारे आर्टिकल्स आपने कल देखे होंगे, ऑलरेडी छप चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन, ये ड्रोन दिखता कैसा है दोस्तों, ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये है वो ड्रोन, साइज़ में छोटा सा है लेकिन बहुत ही घातक है, क्योंकि सुसाइडल ड्रोन्स छोटे ही होते हैं। नाम से पता चल रहा है सुसाइड। होता क्या है, ये ड्रोन सीधा जाता है और जाने के बाद में अपने टारगेट को हिट करता है, और टारगेट को हिट करने के साथ खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो उस टारगेट को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार के ड्रोन्स को हम ये वाले मतलब सुसाइडल ड्रोन बोलते हैं। समझ गए, नाम है नागास्त्र 1। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में नागास्त्र 1 नाम की चीज़ चर्चाओं में थी, बताइए वो क्या है। क्लियर दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स अगर हम देखें तो ये जो ड्रोन है दोस्तों, ये साइलेंट मोड में 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है, 30 किलोमीटर की ऑटोमेटिक रेंज में ऑपरेट कर सकता है। कहीं पर आपको देखने को मिलेगा इसका जो एंड्योरेंस है वो 60 मिनट तक है, कि 60 मिनट तक लगभग 1 घंटे तक हवा में रह सकता है। कहीं पर 30 मिनट्स भी मेंशन किया गया है, बट मैक्सिमम जगह 60 मिनट्स मेंशन किया गया है। तो 60 मिनट तक हवा में दोस्तों यहाँ पर यह रह सकता है। और ख़ास बात यह है कि 2 किलोग्राम तक का जो वॉर हेड है वो ले जा सकता है, यानी बर्बादी को और ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए, है ना। तो बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ है, ये जो ड्रोन है साइज़ में छोटा है, तो बताया जा रहा है कि लगभग इसका जो वज़न है वो है 9 किलोग्राम के आसपास का। तो 9 kgs का है, छोटा सा है, कोई भी इसको कह सकते हो ट्रैवल कर सकता है इसको लेकर, यानी पोर्टेबल है, इधर से उधर हम उठा के ले जा सकते हैं और उधर से यहाँ पे अपने मिशंस को लगा सकते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये ऐसा ड्रोन है कि जाएगा, टारगेट को हिट करेगा, खुद भी डिस्ट्रॉय होगा और टारगेट को भी डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। अब मान लो ड्रोन गया, उसको टारगेट ना मिला, तो तब क्या होगा। तो बोला यह जा रहा है कि मान लो अगर मिशन कैंसिल हो रहा है, टारगेट नहीं मिला है, तो दोस्तों इस ड्रोन में खास बात यह है कि इस ड्रोन को वापस बुलाया जा सकता है, ठीक है।
इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सकती है पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म के माध्यम से। आप देख पाओगे पैराशूट ओपन होगा, धीरे धीरे करके यहाँ पर ये जो ड्रोन है वो लैंड कर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें इधर उधर से कहीं पे हिट ही करवाना होगा। अगर टारगेट नहीं मिला तो वापस बुला लो, लेकिन टारगेट मिलता है तो ये हिट ही करेगा और खुद भी डिस्ट्रॉय होगा, साथ में सामने वाली चीज़ को भी डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरी बात बताई जा रही है मेड इन इंडिया है। 75% से ज़्यादा इसमें जो मटेरियल है वो इंडिजीनियस पार्ट्स का यूज़ किया गया है। और मैंने अभी आपको एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ करके बताया था, बोला था ये कामिकाजे ड्रोन भी कहलाते हैं। देखिए जो सुसाइड ड्रोन होता है उनको कामिकाजे ड्रोन भी बोला जाता है। कामिकाजे एक प्रकार का जापानीज वर्ड है। आज से कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था जब मैंने ईरान के ड्रोन के बारे में डिस्कशन किया था आपको, है ना। तो हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 में जो यहाँ पर जापानीज कामिकाजे पायलट्स हुआ करते थे, ठीक है, एक कामिकाजे पायलट्स हुआ करते थे। इनको बोला जाता था कि आप दुश्मन को खूब अटैक करो, और अटैक करते करते यहाँ पर क्या करना, आपके प्लेन में बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स विस्फोटक वगैरह भरे हुए हैं, और जब यहाँ पर खूब अटैक कर लो, पूरी तरह से उनको बर्बाद कर दो, तो सीधा ले जाकर प्लेन जो है उनमें ही क्रैश करवा देना। तो वो पायलट क्या करते थे, यहाँ पर वो प्लेन को सीधा ले जाकर उसी में ही क्रैश कर देते थे अपने दुश्मन के टारगेट्स को में, ठीक है। और उस प्लेन में बहुत सारे विस्फोटक भरे थे, तो वो प्लेन तो क्रैश हुआ ही हुआ, उसने साथ साथ यहाँ पे दुश्मन का जितना भी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी सब डैमेज कर दिया। तो ये कामिकाजे पायलट्स हुआ करते थे। यहीं से जो ये वर्ड है वो लिया गया कामिकाजे ड्रोन। समझ गए, क्लियर हो गया। वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, नाम है इस ड्रोन का नागास्त्र 1। हाँ, एक चीज़ और, क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये तो बता दिया मेड इन इंडिया है, अब किस कंपनी ने बनाया है ये तो हमें पता नहीं चला। दोस्तों नागपुर बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। तो इस कंपनी ने यहाँ पर इस ड्रोन को बनाया, और अभी आर्टिकल्स में ये भी बताया जा रहा है जो इंडिया है वो अभी यहाँ पर अपना जो पहला कामिकाजे ड्रोन है इसको डेवलप कर तो चुका है। हमारा टारगेट ये होगा आने वाले 2 से 3 सालों में अपने ही डोमेस्टिक कंपनी से लगभग 5000 के आसपास जो इन ड्रोन्स की यूनिट्स हैं उनको परचेज किया जाएगा। 5000 ड्रोन्स परचेज करने की एक प्लानिंग अभी के समय पर बताई जा रही है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं इस ड्रोन से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के सेक्शन से आप इसको लिंक कर पाएंगे। बात क्या है, बात हो रही है दोस्तों व्यापार को लेकर। इसमें मेंशन क्या है, ट्रेड को लेकर हर महीने का जो ट्रेड का डेटा है वो अपडेट होता है। तो अभी मई के महीने का डेटा आया है, अभी तो खैर हम जून में हैं, है ना। तो मई में यानी लास्ट मंथ में क्या व्यापार में स्थिति देखने को मिली है, तो व्यापार में लास्ट मंथ तो है एक अच्छा खासा घाटा हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब ये घाटा कैसे पता चलता है, ट्रेड डेफिसिट से। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट हम कैसे निकालते दोस्तों, आपका जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है, आपने जितना भी सामान बेचा है दुनिया भर को, उसमें से अपने इंपोर्ट्स को माइनस कर दो, जो भी आपने खरीदा है ना। जो आपने एक्सपोर्ट किया, बेचा, जितनी अर्निंग हुई वो पता चल जाएगा। इंपोर्ट जितना सामान खरीदा, जितना आपने पैसा बाहर भेजा, अलग अलग कंट्रीज को दिया सामान के बदले में, उसका डिफरेंस निकाल लो। वो जो डिफरेंस निकल कर आएगा उसमें पता चल जाएगा ट्रेड डेफिसिट क्या है। समझ गए। तो अभी बताया ये जा रहा है कि मई के महीने में जो भारत का गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, 9.1% से एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। और ये एक्सपोर्ट हमने कितने का किया, $38.13 बिलियन का यहाँ पर किया, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्ट भी बढ़ा है, इंपोर्ट भी 7.7% से इंक्रीज हुआ। तो इंपोर्ट हम लोगों ने मई के महीने में कितना किया, $61.91 बिलियन का किया। तो सिंपल सी बात है भैया, एक्सपोर्ट हो गया $31.13 बिलियन और इंपोर्ट हो गया आपका $61.91 बिलियन। अब इसमें से इसको लेस कर दो, आपका कितना आ गया -$23.78 बिलियन। यानी ये जो माइनस लगा है ना, ये हमारा घाटा है, ठीक है। ये तो हमने एक्सपोर्ट किया केवल $38 बिलियन का, इंपोर्ट किया $61 बिलियन का। तो इसमें डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है ना। तो एक्सपोर्ट हमारा दोस्तों फिर भी काफ़ी ज़्यादा कम है इंपोर्ट के कंपैरिजन में, इसी को ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो अभी मई के महीने में इनका डेटा निकालने के बाद में, डेटा आपके सामने दिया मैंने, इसमें से निकालने के बाद में कितना आ रहा है, -$23.78 बिलियन। इतने का दोस्तों व्यापार में हमें अभी लॉस देखने को मिल रहा है, समझ गए। और ये पिछले कई महीनों में सबसे ज़्यादा है, आप देख पाओगे, चाहे वो फरवरी हो, है ना, मार्च हो, अप्रैल हो, सब में यहाँ पर आप देख पाओगे इन सबसे कई गुना ज़्यादा मई के महीने का ये ट्रेड डेफिसिट है। क्लियर। अब ये जो डेटा है हर महीने पब्लिश होता है। अब जैसे जून का महीना खत्म हो जाएगा, जुलाई में आएंगे तो जून के महीने का पता चलेगा भैया कितना व्यापार हुआ, कितना नहीं हुआ, इसको कंपैरिजन करेंगे फिर पहले से। तो ये जो डेटाज होते हैं ये इकोनॉमी के ध्यान नहीं रखने होते, यानी ये परसेंटेज वगैरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है।
एग्जाम में अगर कुछ ध्यान रखना है तो ये ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और ये पता चला हमें मई के महीने में ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ा है। इतना हो गया। अब अगर कुछ और चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में बन सकता है, इंटरव्यू में बन सकता है कि बताइए यार, इंडिया के अभी ट्रेड में डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम कौन कौन सी रणनीति लेकर चल सकते हैं जिससे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। क्योंकि इंडिया का अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। एक्सपोर्ट अगर हम ज़्यादा लेवल पर करने लगेंगे तो ये ट्रेड डेफिसिट का गैप कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, हमें कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना होगा, और उसके लिए हमें पहली चीज़ अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। भैया, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, नहीं है? प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें। आपके पास में प्रॉपर बंदरगाह होने चाहिए, क्योंकि यहीं से जहाज़ में लोड करके सामान भेजा जाएगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, गोदाम होने चाहिए जहाँ पे आप सामान को स्टोर करके रख सको। अब ये चीज़ें होंगी नहीं दोस्तों प्रॉपर तरीके से, तो प्रोडक्शन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप कहाँ पे स्टोर करोगे, कैसे भेजोगे, ट्रांसपोर्टेशन में समय लगेगा, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। फिर वो जो कॉम्पिटिटिवनेस वर्ड है ना दोस्तों, फिर उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पे काम करने की ज़रूरत है अगर हमें अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है। तो दूसरी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताई जा रही है, वो है लेबर फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे पास में लेबर लॉज होने चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करो। सही से यहाँ पर आपको लेबर लॉज देखने को मिलेंगे जहाँ पे लेबर प्रोटेक्शन की भी बात होगी। दूसरी चीज़, जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना है। ऐसा नहीं है ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थोप दी जाएँ, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके सामने रख दिया जाए, वो सही से परफॉर्म ही ना कर पाएँ, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को वो फेस करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि उनके लिए, कंपनीज के लिए काम जितना आसान रहेगा, काम करना जितना आसान रहेगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर वो कॉम्पिटिटिव बनकर आएंगे। तो ये काम करना ज़रूरी है। तीसरा, यहाँ पे आप देख पाओगे माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं इनको सपोर्ट करना, क्योंकि यही छोटी इंडस्ट्रीज आज के समय पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं हमारी इकॉनमी के अंदर में। ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये तीनों वर्ड हैं, मतलब ये छोटी इंडस्ट्रीज़ को डिफाइन करते हैं। तो ये छोटी छोटे जो बिजनेसेस है दोस्तों, इन कंपनीज़ को सपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि यही यहाँ पर ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करने में मदद करेंगे। फिर एक और क्या चीज़ कर सकते हैं, वो है मार्केट एक्सेस वाया ट्रेड ट्रीटीज़। ये करना भी ज़रूरत है। अब देखो, अगर हमने मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, प्रोडक्शन बढ़ा लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर किसी देश के साथ में एग्रीमेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर आप व्यापार किससे करोगे, वो सामान का क्या करोगे? तो उसके लिए भारत को यहाँ पे निगोशिएट करना होगा अपने इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ में, अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने होंगे, जिससे यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर सकें उन देशों को। प्लस बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ करी जा सकती हैं अलग अलग देशों के साथ में, या फिर कुछ सेपरेट देशों के साथ में भी हम अग्रीमेंट्स कर सकते हैं। समझ गए? तो इससे क्या होगा, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली पहुँचते हुए नजर आएंगे, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा होगा। तो उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, बिना काम करे ये नहीं हो सकता। फिर एक और काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी फोकस। कई बार क्या होता है, भारतीय सामान जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी क्वालिटी के ऊपर उंगली उठाई जाती है। चाहे वो शुगर की बात कर लो, अभी स्पाइसेस का मैटर रिसेंटली आपने देखा था, है ना? क्वालिटी के ऊपर कई बार उंगली उठाई जाती है। तो हमें थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी अगर बेहतर होगी, आप एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके एक बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंट्रीज़ हैं वो आपका ही प्रोडक्ट परचेज करेंगी। लेकिन उसके लिए क्वालिटी पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे मैंने बोला कई बार, चाहे वो मेडिसिन्स हो, चाहे वो आपका स्पाइसेस हो, है ना, चाहे वो यहाँ पर और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हों, उसके ऊपर उंगली उठाई गई है कई बार क्वालिटी के ऊपर में, कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। अगर हम ये सारे काम कर लेते हैं तो लास्ट में, अगर ये सब कुछ हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट मान लो रेडी है, व्यापार करने के लिए रेडी है। बस उसको क्या करना होगा, हमें अपनी ब्रांड को प्रमोट करना होगा, वो भी ग्लोबल स्टेज पर। तो इसके लिए अब कौन मदद कर सकता है? हमारी गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल बॉडीज़। तो गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, इनको कहीं ना कहीं साथ में कोलैबोरेट करके दुनिया के स्टेज में इंडिया की जो ब्रांड है इसको प्रमोट करना होगा। इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको दिखाना होगा। समझ गए? जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरनेशनल बायर्स उनको अट्रैक्ट कर सकें। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। फिर एक और चीज़ है, वो है चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिएगा। यहाँ पे हमें जो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज, आपने पिछले कुछ समय पर देखा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो चाइना को छोड़ छोड़कर निकली और चाइना के आसपास के देशों में बसती हुई चली गई।
तो यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए कि जो कंपनीज चाइना से बाहर अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, इंडिया को उन कंपनीज को तुरंत अट्रैक्ट करना होगा। इंडिया अपने आप को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रख सकता है और उन कंट्रीज़ को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो वो कंपनीज आएंगी, भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी, भारत में प्लांट्स आएंगी, यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगी। तो इंडिया में ऑब्वियस सी बात है, एक तो बाहर से फंड आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, दूसरी चीज़ यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी इकॉनमी में होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिससे हम एक्सपोर्ट को तो बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ में अपने इकॉनमी को भी स्टेबल बना सकते हैं। तो अगर स्ट्रैटेजीज पूछी जाए तो ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो उसके लिए आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिया है, उसमें आप खुलकर फ्री हैंड तरीके से सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। चलिए आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर यह बोलता है कि डिस्कस द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ एनहेंसिंग इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट। अब यहाँ पे क्या है, जो इंडिया का एक्सपोर्ट है दोस्तों, इसको यहाँ पे बढ़ाने में, स्पेशली ग्लोबल मार्केट में इंक्रीज करने में क्या क्या पोटेंशियल्स, क्या क्या चीज़ें सही और क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, पहली चीज़ तो वो अपने डिस्कस करना है। फिर लास्ट में आपने कुछ ऐसी रणनीतियाँ बतानी है जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें और बढ़ाते बढ़ाते अपनी इकॉनमी ग्रोथ को भी सस्टेन कर सकें, ठीक है। तो अच्छा आंसर लिख सकते हो आप 250 शब्दों में। काफ़ी कुछ तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उसमें कुछ वर्ड्स इंक्लूड करो, कुछ अपनी साइड से ऐड करो। 250 शब्दों में बढ़िया आंसर लिखकर आपने सबमिट करना है। कहाँ पे सबमिट करना भी बताता हूँ, लेकिन एक बार पहले मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट है इसको बढ़िया से पढ़कर एक अच्छा सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन है, वैश्विक बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की क्षमता और चुनौतियों पर चर्चा करें। सतत आर्थिक विकास के लिए निर्यात का लाभ उठाने की रणनीतियों पर प्रकाश डालें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है। और दोस्तों वेट कीजिएगा, जो अभी हम एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करेंगे ना थोड़ी देर में, तो उस एडिटोरियल में भी एक मेंस का क्वेश्चन मिलेगा। तो आपके पास में क्वेश्चन 2 मिल रहे हैं, कल भी 2 मिले थे, आज भी 2 क्वेश्चन है मेंस के। आपकी चॉइस है, कोई से भी अटेम्प्ट करो, अगर टाइम है तो दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका ही फायदा होगा उसमें, ठीक है। आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा जैसे हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इस आर्टिकल में बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है, ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स के तौर पर। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ऐसे आगे के आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बैकग्राउंड डेटा बहुत सारा आपको दिया गया है, समझ गए। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दी जाती हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हो। प्लस ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। और ये जो ग्रुप है दोस्तों, इसमें आपका सारा का सारा कंटेंट सिक्योर रहता है। कहने का मतलब है इधर उधर पीडीएफ इकट्ठे वगैरह करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर नोट्स आपके जो करंट अफेयर्स के वो इस ग्रुप में सिक्योर हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना, स्टोरेज का इश्यूज फेस नहीं करना। डेट वाइज सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट जो है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। दोस्तों गारंटी है कुछ दिनों बाद आपको लगेगा अमाउंट मेरा रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स फ्री भी मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, मुझे इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ, कैसे इस अमाउंट को मैं जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में रिकवर कर सकता हूँ, सब आपको पता चल जाएगा। देन अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना, फिर जाके इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन मेक श्योर जरूर करना वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर दो यार। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है जिसको प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ अगला आर्टिकल, ये आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में मतलब यार ये पेज नंबर शायद 7 या 8 पर है, ये पेज नंबर गलत है बट आज के अखबार का ये आर्टिकल है। तो एक पर्सनैलिटी अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में देखने को मिली है। अभी के समय पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी भी दोस्तों ट्विटर पर ये नाम ट्रेंड कर रहा है, अरुंधति रॉय।
आपने कभी ना कभी सुना होगा अरुंधति रॉय का नाम। एक राइटर है, काफ़ी सारी जो नॉवेल्स स्पेशली यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, एक नॉवलिस्ट हैं ये अरुंधति रॉय। तो हुआ क्या है यहाँ पर, अभी इनके ऊपर मुकदमा चलने वाला है, और जो मुकदमा चलेगा दोस्तों वो यूएपीए के तहत चलेगा। यूएपीए आप समझ रहे हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो इस यूएपीए के सेक्शन 13 के तहत यहाँ पर बताया जा रहा है, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना, इन्होंने यहाँ पर इनको प्रोसिक्यूट किया है। ठीक है, अब प्रोसिक्यूट कौन से केस में किया है दोस्तों, ये केस है 2010 का। 2010 में अरुंधति रॉय ने एक स्पीच दी थी, और वो स्पीच यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ मतलब कह सकते हो कि वो जो स्पीच है दोस्तों, उसमें फोकस किया गया देश को तोड़ने के लिए, कश्मीर को सेपरेट करने के लिए। तो अरुंधति रॉय का फोकस रहा है शुरू से ही, कश्मीर को इंडिया से सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए। ऐसे खुद यहाँ पर अरुंधति रॉय के स्पीचेस, कुछ वीडियोस वगैरह सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डले हुए हैं, ओपनली यहाँ पर ये बोलती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, कुछ और लोगों को भी यहाँ पे अरेस्ट किया गया। जो एफआईआर है वो अरुंधति रॉय के साथ साथ मिस्टर हुसैन के खिलाफ भी दोस्तों रजिस्टर की गई है। फिर ये दोनों ही लोग यहाँ पे बोला गया है एक बहुत ही खतरनाक स्पीच देते हुए पाए गए। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, और पता है वो जो स्पीच दी गई थी वो एक बैनर के अंडर में दी गई थी। उस बैनर पर क्या लिखा था, वो था आज़ादी, द ओनली वे, एकलौता रास्ता है आज़ादी। तो इस बैनर के अंडर में 2010 में कह सकते हो एलटीजी ऑडिटोरियम था न्यू दिल्ली में, वहाँ पर यह स्पीच दी गई थी अरुंधति रॉय के थ्रू, जिसके बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर ये केस रजिस्टर हुआ, और अभी के समय पर उसमें कश्मीर को सेपरेट करने की बात की गई है ना। तो यहाँ पर इस वजह से अभी ये पूरा मुकदमा शुरू हो रहा है, और यूएपीए के तहत यहाँ पर इनको धरा गया है। प्लस 2 और व्यक्ति थे जिनके खिलाफ में यहाँ पर ये केस हुए थे, 2 और यहाँ पर कह सकते हो मुजरिम साबित हुए, जैसे सैयद अली शाह हो गया, सैयद अली शाह गिलानी, और दूसरा है यहाँ पर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे। फिलहाल के लिए जब केस की प्रोसीडिंग्स हुई थी उस समय पर दोनों की डेथ हो गई थी। अभी अरुंधति रॉय के खिलाफ यहाँ पर जो केस है वो आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये पूरा मैटर क्या है वो आपको समझ में आया, न्यूज़ क्या चल रही है वो आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा मैं आपको अरुंधति रॉय के बारे में बताता हूँ। ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये किसके साथ फोटो है दोस्तों? ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ना, ये है यासिन मलिक। ठीक है, एक टेररिस्ट बोल सकते हो यासिन मलिक, जिसका खुद एक बहुत बड़ा कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ में। यासिन मलिक वो इंसान है जो कई सारे जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके साथ में कॉन्टैक्ट रखता है पाकिस्तान के अंदर में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। यासिन मलिक वो व्यक्ति है जिसकी खुद यहाँ पर एक पार्टी है, कश्मीर के अंदर पार्टी हुआ करती थी, अभी के लिए इसको तो खैर उम्र कैद की सज़ा दी गई है। तो ये वो इंसान है जिसकी पार्टी हुआ करती थी, और ये भी यहाँ पर कश्मीर को सेपरेट करने की बात करता था। JKLF ये पार्टी का नाम है, इसका JKLF चेयरमैन था ये। ठीक है, तो ये भी कश्मीर को सेपरेट करने की बात करता था। उसके अलावा दोस्तों इंडिया टुडे का ये आर्टिकल आपको नजर आएगा। इस आर्टिकल में एक फ़ोटो दिखाई गई है, आप ये देखना, यहाँ से आप शॉक हो जाओगे। ठीक है, अब शॉक क्यों हो जाओगे? क्योंकि यासिन मलिक का एक फ़ोटो आपको दिखेगा जहाँ पे ये बात कर रहा है किसके साथ में, लश्कर ए तोयबा का जो लीडर है हाफिज़ सईद, उसके साथ में। ये आप देख पाओगे, ये कौन है दोस्तों? ये है हाफिज़ सईद, एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और ये है वो यासिन मलिक। और यासिन मलिक के साथ में ये रही अरुंधति रॉय। मतलब फ़ोटोज़ अलग अलग टाइमलाइन की, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये कॉन्टैक्ट्स मिले हुए हैं। ये पता है, ये UN जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, इसको पाकिस्तान ने फिर भी प्रोटेक्शन दे रखा है। वही बोलूँगा क्योंकि पाकिस्तान में है अभी तक। ठीक है, लश्कर ए तोयबा का लीडर है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी जो 2 दिन पहले आपने देखा, इलेक्शंस के बाद में कुछ दिनों बाद में जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर पिलग्रिम्स के ऊपर अटैक हुआ था, जो यहाँ पर कह सकते हो लोग घूमने गए थे, शिव कोड़ी से कटरा लौट रहे थे, बस पे जो अटैक हुआ था 9 लोगों की जान गई, उसके अलावा इतने सारे लोग घायल हुए। वो जो अटैक किया गया था वो कौन से आतंकवादी थे दोस्तों? वो TRF ग्रुप था, आपको पता होगा, है ना। लेकिन वो जो TRF है वो लश्कर ए तोयबा ही है, लश्कर ए तोयबा LET ग्रुप, और उसी का यहाँ पर ये लीडर है हाफिज़ सईद, जो अभी रिसेंटली अटैक हुए जम्मू में, और उसके साथ में यहाँ पर ये यासिन मलिक। तो आप देख पाओगे, मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। फिर उसके बाद में यासिन मलिक को अरेस्ट भी किया गया, और अरेस्ट किया गया मतलब आज के समय पर वो जो है ना, उम्र कैद की सज़ा उसको मिली हुई है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाया कि अरुंधति रॉय का कनेक्शंस कहाँ से कहाँ तक बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो स्पीच है जिसकी वजह से UAPA के अंदर धरा गया है, वो तो मैंने आपको पूरा का पूरा केस समझा ही दिया।
कि भाई कैसा स्टेटमेंट दिया 2010 में। अब बात यह है, अरुंधति रॉय यूएपीए के अंडर में अभी मुकदमे चल रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर दी गई हैं। तो इस बेसिस पर ये तो न्यूज़ क्लियर हो गया, लेकिन न्यूज़ के साथ साथ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। वो पता होनी चाहिए ये यूएपीए क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट क्या है। मेन जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो ध्यान रखना है वो यही पॉइंट है। क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, लेकिन उससे पहले वाली जो कहानी है वो जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, यूएपीए एक कह सकते हो प्राइमरी काउंटर टेररिज्म लॉ है इंडिया में। आतंकवाद से लड़ने के लिए यहाँ पर एक एक्ट या एक कानून रेडी किया गया है। इसको लाया गया था 1967 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ आपको दिख रहा है, क्या नाम है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कानून लेकर आया गया। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ चाहे कोई एक इंसान करता है या कोई एक ग्रुप भी करता है, तो उन सभी की अगर इन एक्टिविटीज़ को, टेररिज्म से संबंधित एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, देश की हित में बात करने के लिए, देश की सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करने के लिए, कोई व्यक्ति यहाँ पर देश की टेरिटरी के लिए, देश की इंटीग्रिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए खतरा साबित हो रहा है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर हैंडल किया जाता है यूएपीए के तहत, इस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत। यूएपीए के दोस्तों अंडर में कई सारी एक्टिविटीज़ भी आती हैं। जैसे मान लो जो व्यक्ति टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है या वहाँ पे उससे लिंक है, वो तो इसके अंदर में आएगा ही आएगा। जो व्यक्ति टेररिस्ट को, उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा होगा, वो भी इसके अंदर में पकड़ा जाएगा। उसके अलावा कोई टेररिस्ट को फंडिंग कर रहा होगा या कोई एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स बढ़ा रहा होगा लोगों में, है ना, देश के खिलाफ में यहाँ पर कुछ सेंटिमेंट जगा रहा है लोगों के अंदर में, उसको बढ़ावा दे रहा है, तो ये सभी केसेस दोस्तों अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में रखे जाते हैं। वही यहाँ पर यूएपीए इसको हैंडल करता है। और खास बात यहाँ पर यह है कि यूएपीए के जब आप प्रावधानों को देखोगे तो उस प्रोविजन में मेंशन किया गया है, जो यह लॉ है, ये दोस्तों यहाँ पर इंडिया के साथ साथ बाहर भी अप्लाई होता है। कहने का मतलब है, मान लो कोई भारत का नागरिक ये हरकतें कर रहा है, इंडियन सिटीजन है, या कोई फॉरेन नेशनल ये हरकतें कर रहा है, तो दोनों को ही यहाँ पर यूएपीए के तहत चार्ज किया जा सकता है। समझ गए। और यूएपीए के अंदर में जो इस पावर्स हैं, वो बहुत सारी पावर्स अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर अथॉरिटी है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे संगठन को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं यूएपीए के तहत। समझ गए। उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अच्छी खासी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है इस यूएपीए के रिगार्डिंग। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, वो यहाँ पर एक चार्जशीट फाइल कर सकती है, लगभग कह सकते हो मैक्सिमम 180 डेज के अंदर में। मान लो किसी व्यक्ति को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया, तो 180 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर कोई जो चार्जशीट है उसको यहाँ पे फाइल करनी होगी। ये जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाया भी जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है कुछ कंडीशंस में। ठीक है। तो यूएपीए का जो सेक्शन नंबर 3 है, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो किसी भी एसोसिएशन, किसी भी ग्रुप को एक अनलॉफुल ग्रुप डिक्लेयर कर दे, और उस अनलॉफुल को डिक्लेयर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये यहाँ पर यूएपीए की पूरी हो गई कहानी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि यूएपीए क्या है। इसको लेकर बेसिक चीज़ें अक्सर न्यूज़ में रहती हैं, तो पता भी होना चाहिए। नाउ चलिए आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर में। अब दोस्तों आज का एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू से लिया गया है, और यहाँ पे बात हो रही है टोबैको एपिडेमिक के बारे में। जो तंबाकू है ना, उसको लेकर भारत में स्थिति क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कहूँगा। मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ये प्रॉपरली एग्जाम के लिए ही लिखा गया है। यहाँ पे जो राइटर हैं, 2 राइटर ने मिलकर इस आर्टिकल को लिखा है। इसमें हर एक चीज़, छोटे से छोटा पॉइंट एग्जाम के लिए ही बना हुआ है। तो अच्छे से सुनते हुए चलना, लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको अटेम्प्ट भी करना। ठीक है। ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू तक में आपको हेल्प करेगा। तो बात करेंगे भारत में टोबैको एपिडेमिक के बारे में। तंबाकू को लेकर एक बहुत महामारी देखने को मिलेगी। कई सारे लोगों को बड़ा एडिक्शन है तंबाकू पे, कितना टैक्स भी देखने को मिलेगा, कितनी सारी चीज़ें छपी भी रहती हैं पैकेट पर। उसके बावजूद भी तंबाकू का कंजम्पशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है और उससे होने वाली मृत्यु भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो हम समझेंगे आखिरकार इस तंबाकू की स्थिति भारत में है क्या। चाइना के बाद में इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टोबैको कंज्यूमर्स के साथ में आता है। यानी चाइना में सबसे ज़्यादा तंबाकू खाने वाले लोग हैं, उसके बाद भारत यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तंबाकू खाने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है 2016-17 में लगभग 26 करोड़ के आसपास टोबैको यूज़र था। आप इमेजिन कीजिए 26 करोड़, इतने लोग जो तंबाकू खाते हैं। ये 2016-17 का है। ये होपफुली जो डेटा है वो बड़ा भी होगा। फिर बात आती है ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे एंड इंडियाज़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये 2 सर्वेज हुए। इन 2 सर्वे ने यहाँ पर तंबाकू का जो यूज़ कर रहे लोग हैं उनका जो डेटा है उसको कैप्चर किया, और पता ये चला 15 साल से जो ऊपर वाले बच्चे हैं, बच्चे ही बोलेंगे, फिर उससे ऊपर और ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं तो और नौजवान आ गए। तो वो दोस्तों वो वाली एज भी देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं 15 साल तक
15 साल से जो उम्र बड़ी हो रही है धीरे धीरे, तो उस केस में भी यहाँ पे जो बच्चे हैं स्पेशली वो भी यहाँ पर इन तंबाकू का कंजम्पशन कर रहे हैं। फिर ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे आया, एक और सर्वे किया गया। उस सर्वे के अंदर ये पता चला जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली 13 से 15 साल के बच्चे, वो भी आजकल टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सर्वेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि ये सर्वेस क्या दर्शा रहे हैं भाई, छोटे बच्चे से लेकर नौजवान, नौजवान से लेकर बूढ़ा, हर कोई तंबाकू खा रहा है। तो ये सर्वे दिखाता है इंडिया में तंबाकू का जो इस्तेमाल है वो इंक्रीज हो रहा है। इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्मोकलेस टोबैको यूजर्स हैं। एक तो स्मोक यानी सिगरेट यूजर्स वाला आपको देखने को मिलेंगे, एक तंबाकू खाने वाले देखने को मिलेंगे। तो स्मोकलेस टोबैको यूजर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मतलब आप ये कहो दुनिया में जितने स्मोकलेस टोबैको यूजर्स हैं उसके 66%, 50% से ज़्यादा केवल इंडिया में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो टोबैको को देखते हुए स्थिति है इंडिया में, उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, बहुत बुरा असर है इसका। जैसे पहला आप देख पाओगे, इसका इम्पैक्ट पड़ता है एक ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। सिंपल सी बात है, पड़ेगा ही असर भाई। है क्या चीज़? है तो बेकार ही चीज़ ना। जो तंबाकू एक इंसान की ज़िंदगी को कम कर रही है, जानलेवा है, उससे जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे, जो तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, वो एक मेजर कारण है डेथ का और डिजीज़ का इंडिया में। WHO खुद बोलता है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही हैं या बीमारियां फैल रही हैं वो तंबाकू की वजह से फैल रही हैं। आप ये देखो डेटा में ये बोला जा रहा है हर साल 1.35 मिलियन डेथ होती हैं इस तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से। फिर दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट है इसका, हेल्थ रिस्क टू एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन टोबैको इंडस्ट्री। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, तंबाकू जब करोड़ों लोग खा रहे हैं तो इंडस्ट्री में भी तो भर के काम चल रहा होगा। तो इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं, अब सपोज कोई तंबाकू की इंडस्ट्री में काम कर रहा है लेकिन वो तंबाकू खाता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी जान को एक सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? पहली बात, उसको काम चाहिए तो वो काम कर रहा है इंडस्ट्री में। अब तंबाकू की इंडस्ट्री में लगभग 60 लाख लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं आज के समय पर, और उन्हीं के ऊपर सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि दोस्तों जो तंबाकू है वो स्किन के थ्रू भी, यानी कि जो हमारी खाल होती है इसके थ्रू भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उससे भी कई सारी बीमारियां होती हैं, तो उनको भी बहुत बड़ा खतरा है। तो जो लोग खा रहे हैं, जो नहीं भी खा रहे हैं और वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको भी खतरा है। तीसरा नेगेटिव इंपैक्ट है इकोनॉमिक लॉस। भाई इतने लोगों की जान जा रही है, लाखों लोगों की जान जा रही है, तो इसका सबसे बड़ा बर्डन क्या होगा? इकोनॉमी पर पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भारत है, भारत का जो लॉस है स्पेशली वो 1.7 लाख करोड़ देखने को मिलेगा इस तंबाकू की वजह से। ये 2017-18 में बताया गया था, 2017-18 का डेटा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतने लोग जो जान जाती है उसका सीधा सीधा एक खतरा इकोनॉमी पर होता है। वही व्यक्ति इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब लाखों लोगों की जान जा रही है। और ये जो दोस्तों ये जो लॉस है ना, वो मतलब कह सकते हो हमारे हेल्थ बजट से 3 गुना ज़्यादा है। तो आप इमेजिन करो 1.7 लाख करोड़ का लॉस, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है इन लोगों की जान जाने की वजह से, और वो तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से। फिर एक और नेगेटिव इंपैक्ट है, सॉइल क्वालिटी यहाँ पे बर्बाद होती है। क्योंकि अब तंबाकू दोस्तों आप देख पाते होंगे, उसको ग्रो किया जाता है, एक फसल है, वो क्रॉप है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एरोसिव क्रॉप है, डिस्टर्बेंट क्रॉप है, जो कि क्या करती है, धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनको ख़त्म कर देती है। और जहाँ पर भी आप तंबाकू की फसल देखने को मिलेगी वहाँ पे बहुत सारा फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारा खाद यूज़ करना पड़ता है उसको ज़्यादा ग्रो करने के लिए, बचाने के लिए, जिसकी वजह से दोस्तों मिट्टी का जो उपजाऊपना है, मिट्टी की क्वालिटी है, वो और बेकार हो जाती है। तो इससे सीधा यहाँ पर मिट्टी के ऊपर भी असर पड़ रहा है। फिर एक और यहाँ पर नुकसान है, वो है डिफॉरेस्टेशन। भाई तंबाकू का जो प्लांट है, इसका ये भी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है भारत में डिफॉरेस्टेशन का। इसकी वजह से भी लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, लगभग 5.4 kg जो लकड़ी है उसकी ज़रूरत होती है 1 किलो तंबाकू बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेड़ों की कटाई भी भरपूर मात्रा में हो रही है इस तंबाकू को बनाने के लिए। फिर एक और यहाँ पर नुकसान है वेस्ट जनरेशन। जो तंबाकू जनरेट हो रहा है, इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, इसका जो कंजम्पशन हो रहा है, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बाद में दोस्तों आप देख पाओगे तो लगभग 1.7 लाख टन के आसपास हर साल कूड़ा करकट जनरेट होता है इस तंबाकू की वजह से। तो तंबाकू का वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, समझ गए। और उस तंबाकू के वेस्ट को, उस कूड़े करकट को साफ करने के लिए यहाँ पे पैसा चाहिए, साल के हिसाब से 6,367 करोड़ रुपए हर साल चाहिए होंगे। तो आप इमेजिन करो इतना करोड़ रुपया एक बेकार चीज़ के वेस्ट को साफ करने में लगना पड़ रहा है। फिर एक और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो है सोशल इम्पैक्ट। जो तंबाकू स्मोकिंग है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे नॉन स्मोकर्स को भी वॉयलेट करती है। उनके जो राइट्स हैं क्लीन एयर का, भाई हमारे पे हमें क्या हक है, शुद्ध हवा में जीने का हमें भी हक है। भाई बहुत सारे नॉन स्मोकर हैं जो यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, बट उनको भी अफेक्ट होता है।
उनको भी यहाँ पर दोस्तों परेशानी पड़ती है। कई बार आप देख पाए होते होंगे आपके आसपास यहाँ पर इंसान वो जो भी है सिगरेट वगैरह या फूंक रहा होता है, तो होता क्या है दोस्तों, उसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है वो, क्योंकि वो जो धुआं है वो आपके अंदर में जा रहा है। उसको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोक, है ना। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से कह सकते हो कि और भी नुकसान हो रहा है। लोग यहाँ पे तंबाकू के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके अलावा जो बेसिक नीड्स है फूड एजुकेशन उस पर भी तो कर सकते हैं। तो बट प्रॉब्लम यह है एडिक्शन, या लोग यहाँ पे जो आज के समय पर इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा कह सकते हो एडिक्ट हो चुके हैं। लत है, एक नहीं छूटती है, वो ऐसा देखने को मिलता है। और इसमें एक मेन कारण है विल पावर भी। विल पावर स्ट्रांग ना होना। कहोगे विल पावर का क्या लेने देना है? देखो सिंपल सी बात है भाई, तंबाकू का पैकेट है, उस पर क्या छपा हुआ है? उस पर जो फोटोज़ छपी हुई हैं आप देख भी नहीं सकते, है ना। सिगरेट पे वो फोटोज़ छपी हुई हैं, कैंसर की फोटोज़ छपी हुई हैं। लोग यहाँ पर वो पता है कि होगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे उसको कंज्यूम कर रहे हैं। रीज़न, विल पावर बहुत कमज़ोर है। समझ गए? एडिक्शन बहुत मजबूत है, विल पावर से ज़्यादा एडिक्शन खतरनाक है। तो वो एक मेन कारण देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब स्थिति इतनी गंभीर है तो बताओ गवर्नमेंट कुछ काम क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट की कोई स्कीम वगैरह है, इनिशिएटिव्स वगैरह कुछ स्टार्ट करे तंबाकू के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए या नहीं? तो एक तरफ तो दोस्तों यहाँ पे वो कुछ इनिशिएटिव चलाते हैं कंट्रोल करने के लिए, दूसरी तरफ यहाँ पर उसी को बढ़ावा देते हैं। तो मामला यहाँ पर बैलेंस करके चलने के चक्कर में तंबाकू का जो कंजम्पशन है वो कंट्रोल नहीं किया गया आज तक। लॉस तो हमारे पास में बहुत सारे हैं, जैसे आप देख पाओगे पहला ही कानून है सिगरेट एक्ट 1975। ये जो एक्ट है दोस्तों सीधा सीधा एक वार्निंग देता है। वार्निंग क्या देता है भाई? सिगरेट के पैकेट पे लिख दो कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये है वार्निंग। समझ गए? दूसरा यहाँ पर जो लॉ है वो है कोटपा एक्ट 2003। कोटपा की फुल फॉर्म है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट। कहने का मतलब है इस एक्ट में 33 सेक्शन है दोस्तों, और वो सेक्शंस क्या बोलते हैं कि इंडिया में जो तंबाकू का कंजम्पशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, इसको कंट्रोल करेंगे। सही से आप एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रोडक्शन भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, कंजम्पशन भी भरपूर मात्रा में हो रहा है। जो हमने अभी स्टैट्स पढ़े हैं उसके हिसाब से तो सब कुछ पता चल रहा है। फिर एक और यहाँ पे लॉ देखने को मिलेगा, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। इंडिया दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशन है तंबाकू के ऊपर कंट्रोल लगाने के, उसमें 168 सिग्नेटरीज में से जो इन्होंने जिन कंट्री ने साइन कर रखा है उसमें से इंडिया भी एक देश है जिन्होंने यहाँ पर इस प्रकार के अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं दुनिया भर के, जहाँ पे हम वादा करके आए कि हम तंबाकू के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। फिर एक लॉ देखने को मिलेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कुछ रेगुलेशन वगैरह जारी कर रखे हैं इस एक्ट के तहत, जहाँ पे तंबाकू और निकोटीन जैसी चीज़ों को फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करने से मना किया गया है। फिर उसके बाद में केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट एक्ट 2000 देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ना तंबाकू के, शराब के, उसको ट्रांसमिट करने से मना करता है ये वाला एक्ट, कि भाई आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते इन सारी जैसी चीज़ों का। फिर उसके बाद में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ये भी एक लॉ है। ये जो एक्ट है वो यहाँ पर बोलता है जो स्मोकिंग है दोस्तों वो सीधा सीधा एक एयर पोल्यूशन का कारण बन रहा है। फिर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 देखने को मिलेगा। इसने यहाँ पर स्मोकिंग को इलीगल बताया है पब्लिक व्हीकल में। जो पब्लिक व्हीकल आप यूज़ करते हो, है ना, बस यूज़ कर रहे हो और भी पब्लिक व्हीकल यूज़ कर रहे हो, तो उसमें स्मोकिंग आप नहीं कर सकते। फिर आपको देखने को मिलेगा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2008। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसको अगर आप देखते हैं तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है अगेन वही है, तंबाकू के कंजम्पशन को कंट्रोल करना, तंबाकू के कंजम्पशन से जो डेथ हो रही है उसको मिनिमाइज़ करना। बट कंट्रोल करना, ये सब कुछ बताया जा रहा है, यहाँ पे रोक लगा दी गई, वहाँ पे रोक लगा दी गई, बट ऐसा कुछ यहाँ पे रियलिटी में देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पहले ही बोल चुका हूँ, हमारे पास में कानून हर चीज़ को लेकर है, लेकिन उस कानून को लागू करना आज के समय पर हमारे लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। हम उस लॉ को लागू करने में अभी भी पीछे हैं। लॉ हर चीज़ का है। अब दोस्तों यहीं पर एक और चीज़ भी है, आखिरकार तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास में है, फिर भी हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे। रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों, इन प्रोग्राम्स को फॉलो करने में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब वो दिक्कतें क्या? आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, भैया लॉ बहुत सारे हैं, बताइए फिर भी क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्योंकि रीज़न नंबर 1, हमारे पास में जैसे मैंने पहले ही बोला कि रेगुलेट करने का जो कवरेज है उस कवरेज को करने का तरीका गलत है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे आपने रेगुलेशन लगा दी है तंबाकू के ऊपर में, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर उसका यूज़ हो रहा है। तंबाकू को आप इंडिया में चलो यहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, लेकिन फिर भी स्मगलिंग हो रही है उसकी, है ना। स्मोक और स्मोकलेस फॉर्म में दोनों में स्मगलिंग हो रही है। उसको आप सही से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, जो स्मगल होकर आ रहा है उसको भी तो रेगुलेट करो, लेकिन उसके लिए कोई नियम ही नहीं आपके पास में।
पहली दिक्कत। दूसरा यहाँ पे आउटडेटेड प्रोविजंस इन कोर्टपा। भाई आपके पास में कोर्टपा कानून है, 2003 का कानून है, और 2003 का लॉ था। उस समय पर आपने इस प्रकार के जो वायलेशंस होते थे, इन लॉज के, इन कानून के जो वायलेशन होते थे, उसके लिए आपने 5,000 रुपये फाइन दे रखा है पहले का, और आज वो कोई भी इंसान दे सकता है। मान लो किसी कंपनी के ऊपर में पैकेजिंग रिस्ट्रिक्शंस को लेकर कोई वायलेशंस आए हैं, तो बेसिकली यहाँ पर उस पर कितना फाइन लगेगा? 5,000 रुपये का। कंपनी पकड़ेगी, कहेगी लो 5,000 रुपये पकड़ो, हम अपना काम करने जा रहे हैं। समझ गए? तो ये भी दिक्कतें आती हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एक और चैलेंज है, अनक्लियर गाइडलाइंस ऑन सरोगेट एंड इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट। ये एक बड़ा मैटर है। आप देख पाओगे आजकल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। आपने सरोगेट एडवर्टीजमेंट का नाम सुना है? चलो मैं आपको बताता हूँ, कई लोग पूछ भी चुके हैं पहले कमेंट सेक्शन में कि सर ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स कौन से होते हैं। देखो, वो एडवर्टीजमेंट वो होते हैं जिसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं। प्रॉक्सी एडवर्टीजमेंट कहने का मतलब, मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के, रजनीगंधा, वैसे है क्या? वो है गुटखा, तंबाकू, जो भी चीज़ है, लेकिन वो जो एडवर्टीजमेंट करता है वो किसी से करते हैं? इलायची का, है ना। तो कई सारे प्रोडक्ट्स, कई सारे ब्रांड है, ऐसे इंपीरियल ब्लू, वो सीडी का वो करते हैं एडवर्टीजमेंट, लेकिन वो असल में बेचते क्या है वो सबको पता है क्या बेचते हैं। समझ गए? तो ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहलाता है कि कंपनी जो है वो बेचती तंबाकू, गुटखा, शराब, जो भी चीज़ है वो बेचती है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट किसी और चीज़ का करती है, क्योंकि लेकिन उसके ब्रांड का नाम बना हुआ है, तो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट हो रहा है। समझ गए? इसी को बोलते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट। क्लियर हो गया? तो ऐसा होता है दोस्तों यहाँ पर, ये एक इनडायरेक्ट प्रमोशन होता है। भाई एक सेम ब्रांड है, वही तंबाकू बना रही है, उसने एक छोटा सा और प्रोडक्ट निकाल दिया, लेकिन वो जो ब्रांड है जानी तंबाकू के लिए जाती है, लेकिन उसे छोटा सा इलायची का ब्रांड निकाल के उसका ही प्रमोशन लगातार करता रहा और वही चला रहा है, लेकिन सबको पता है कि भाई वो जानी किस लिए जाती है। इसी को बोलते हैं सरोगेट एडवर्टीजमेंट। फिर दोस्तों यहाँ पर एक और चैलेंज है, टैक्स एवेजन। जो भारत सरकार के एफर्ट्स हैं कि भाई एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाना, तंबाकू के ऊपर में टैक्सेस लगाना, है ना, कई सारी चीज़ जगह पर ये जो टैक्स है उससे भागकर बचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इन टोबैको प्रोडक्ट्स को लोअर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में परचेज किया जाता है, इलीगल मेथड स्मगलिंग वगैरह अपनाया जाता है, अवैध तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समझ गए? क्योंकि भारत सरकार ने टैक्स लगा रखा है इन सब चीज़ों पर, तो इससे बचने के लिए स्मगलिंग करना, गलत सारे जितने भी गलत काम है उन सब गलत काम को अपना कर इन तंबाकू को बढ़ाना, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। फिर एक चैलेंज आता है इंक्रीजिंग अफोर्डेबिलिटी ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। एक तरफ आप कहते हो टैक्सेस बढ़ा दिया, दूसरी तरफ आप देख पाओगे टोबैको के ऊपर में जो टैक्सेस है वो कम भी हैं। कहने का मतलब है कम कैसे हैं? जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी है समय के साथ में, उसके हिसाब से आपने टैक्स नहीं बढ़ाए। अगर आप टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके उसको महंगा कर दिया जाए तो क्या होगा? लोग अफोर्डेबल उसको बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। मतलब वो खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो वो चीज़ें लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाएंगी, तो लोग अडिक्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए पैसा खर्च करना होगा। लोगों को लगेगा इससे अच्छा मैं कुछ बढ़िया चीज़ खा सकता हूँ। एग्जाम्पल, 2021 की एक स्टडी हुई थी, BMG टोबैको कंट्रोल रिपोर्टेड। तो इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया, जो सिगरेट, बीड़ीज, ये जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं दोस्तों, ये पिछले 10 सालों में ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी हैं, लोगों के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल है। पहले वो कम कंज्यूम कर रहे थे, आज वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? लोगों की इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ने के साथ साथ दोस्तों इनके ऊपर टैक्स, जो तंबाकू कारण के ऊपर टैक्स प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। इस चक्कर में आप इंडस्ट्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। लास्ट एक सॉलिड रीज़न, सरकार का खुद एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस होता है टोबैको इंडस्ट्री में। तो कैसे आप इसको कंट्रोल कर पाओगे? कहने का मतलब यहां पर यह है, एग्जाम्पल देखिए, जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं सर्विस में, रिटायर्ड में, अगर आप देख पाओगे, वो टोबैको इंडस्ट्रीज के साथ में एंगेज हैं। जो सरकार के लिए काम कर चुके हैं, सर्विस में कोई काम कर रहा है, कोई रिटायर है, वो सब तंबाकू इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर वो यहां पर ज्वाइन करता है बोर्ड ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स को, एक एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2022 में, आप इमेजिन कीजिए। उसके अलावा ITC लिमिटेड का नाम आपने सुना होगा। ITC लिमिटेड केंद्र सरकार का 7.8% यहां पर स्टेक है, ओनरशिप है उनकी। और ये जो ITC लिमिटेड है दोस्तों, ये भारत की खुद एक सबसे बड़ी टोबैको कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट टोबैको कंपनी। वहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है, कैसे छोड़ देंगे? तो गवर्नमेंट का खुद एक इंटरफेरेंस है, खुद एक इंटरेस्ट है टोबैको इंडस्ट्री में, तो आप कैसे कंट्रोल लगा सकते हैं इसके ऊपर में? समझ गए? चाहे किसी की जान जाए ना जाए, वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो यहाँ पर आप उनके लिए खासकर तो ये देख पाओगे टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम से क्या क्या चैलेंजेस है, वो चीज़ें आप आराम से बता सकते हैं। अब एट द लास्ट राइटर यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस देते हैं आपको कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है। पहला उपाय यहाँ पर यह होगा कि भैया जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट हो रहा है, जो छिप छिप के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं खुलेआम, कहोगे छिप छिप के खुलेआम, हाँ वही तरीका हो गया। कहने का मतलब है ब्रांड एक ही है,
सामान वो बेचते हैं कुछ और, दिखा के कुछ और एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उसको रोकना होगा। और इसके लिए जो हमारे पुराने वाले नियम हैं भाई, उसको अपडेट करो। 2003 का कानून है, चल हम 2024 में रहें, तो उसको अपडेट करो, उसमें नए रेगुलेशंस ऐड करो, सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाओ। दूसरा काम कर सकते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स को बढ़ाओ, है ना, इसको इंक्रीज करना होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। कई सारी जो रिकमेंडेशंस है कमिटीज़ की वो ऑलरेडी आ चुकी हैं कि भाई इसके ऊपर हम इतना प्रतिशत बढ़ा सकते हैं जिससे चीज़ें अनअफोर्डेबल की जा सकें लोगों के लिए, तो वो इसको नहीं खरीदेंगे। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019। दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्ट है ये है पेका एक्ट। तो पेका को भी हमें स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। हमें यहाँ पर जो अपना गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, करप्शन लेवल्स को कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस खुद नहीं होना चाहिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, नहीं तो फिर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है डेफिनेटली। फिर उसके बाद में दोस्तों एक लास्ट सोल्यूशन यहाँ पर यह है, जो तंबाकू फार्मर्स हैं, जो तंबाकू का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप उन फार्मर्स को सपोर्ट करो कि वो दूसरे क्रॉप्स को उगाएं, तो मामला ही यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। जब तंबाकू का जो मैंने बोला ना क्रॉप उगाया जाता है, तो क्रॉप ही जब नहीं लगाएंगे तो आएगा कहाँ से, प्रोडक्शन कहाँ से होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा, जो तंबाकू फार्मर्स हैं उनको आप सपोर्ट करो कि वो दूसरे ऑल्टरनेट क्रॉप्स लगाएं, और दूसरे ऑल्टरनेट क्रॉप्स में उनका ज़्यादा फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लार्ज स्केल में तंबाकू जो फार्मर्स है दोस्तों, इनका जो नेट रिटर्न होता है जोवर से वो 1.84 ज़्यादा है, हायर है टोबैको से। तो कहने का मतलब है पर रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो जोवर का अगर कल्टीवेशन करते हैं, जोवर जो कि एक मिलेट है, एक मोटा अनाज है जो लोगों की हेल्थ को और ज़्यादा बढ़िया बना सकता है, तो उस पर इनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा टोबैको के कंपैरिजन में। बट इसमें आपको फार्मर्स को सपोर्ट करना होगा, सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वो तंबाकू का जो ये कल्टीवेशन है वही करेंगे। उनकी हेल्प करनी ज़रूरत है, एक गाइडेंस देने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। वो अगर जोवर उगाते हैं तो उसको प्रमोट करके बिकवाने की ज़रूरत है। अगर वो बिकेगा ही नहीं तो मैटर खत्म हो जाएगा। तंबाकू तो बिक रहा है ना, तो उससे यहाँ पे उनको कमाई हो रही है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे ये राइटर के सोल्यूशन से। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। तो एक बढ़िया एडिटोरियल था, बहुत डिटेल में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। एडिटोरियल का मतलब ये होता है कि आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें और मेंस के लिए पूरी तरह से उसको रेडी करें। तो कहने का मतलब है, आज या कल या कभी भी टोबैको से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आप रेडी उसको सॉल्व करने के लिए, आपके पास में प्रॉपर कंटेंट रेडी है। समझ गए? यानी अब पूरे साल में भी आप मतलब जब भी प्रिपेयर कर रहे होंगे अगले साल के लिए, अभी तो खैर प्रीलिम्स होने वाला है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, तो कोई भी आर्टिकल टोबैको से रिलेटेड आएगा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में एक आर्टिकल रेडी है जिसमें पूरा 360 डिग्री के अंदर में कवरेज मिला हुआ है। तो ऐसी होती तैयारी कि हर एक आर्टिकल को ऐसे प्रिपेयर करके चलो, आपके पास में इनफ इन्फॉर्मेशन हो, आगे भविष्य में अगर वो बार बार आता रहेगा तो पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। समझ गए? आज का इस वाले आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोलता है, एलोबरेट द टोबैको एपिडेमिक इन इंडिया। बस 250 शब्दों में यहाँ पर इसको एलोबरेट कर सकते हैं। भारत में तंबाकू महामारी को विस्तृत कीजिए। आप 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर बता चुका हूँ आगे मैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा डिस्कशन, क्योंकि आज सैटरडे भी है। सैटरडे में आपको पता है आर्टिकल्स वैसे भी कम छपते हैं। इस समय पर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स कम ही हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फालतू के आर्टिकल्स लगाकर उसमें भी यहाँ पर बस खाली बोलकर चले जाऊँ तो दोस्तों यहाँ पे वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। मेरा मेन पर्पज़ है आप न्यूज़पेपर में से ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें पढ़ो जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आपको दिया गया था कि जो एनसीआरबी का संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ऐप है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, एक कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस प्रोवाइड करवाना ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एनसीआरबी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ये जिसका नाम मैंने आपको बताया। वो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई जो क्रिमिनल लॉज हैं, नए नए कौन कौन से लॉज आ रहे हैं, वो सभी जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है इस एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। और कल जो भी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने जा रहा है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा करके आएँ। और मैं बस खाली यही आशा करूंगा और प्रे भी यही करूंगा कि आपके सपोर्ट में हो पेपर। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे शौक नहीं होऊंगा कि कल कोई नई चीज़ मिल जाए, क्योंकि हर साल हो रहा है। अब हो सकता है जो लोग नए हों इस फील्ड के अंदर में उनको शौक लग सकता है कल, मतलब अपने को शौक नहीं लगने वाला, लग भी सकता है, क्योंकि हर बार एक नया सरप्राइज़ देता है यूपीएससी। एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है वो, हर बार वो बताता है हमें। ये मैं बहुत लंबे समय से ट्रेंड देख रहा हूँ।
तो हो सकता है कल भी आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिल जाएं। हो सकता है आसान पेपर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर भी हो। जैसे लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर बहुत ही खतरनाक पेपर था, तुक्केबाजी वाला था। फिलहाल अगर मैं बताऊं तो देखते हैं आपकी बार क्या पैटर्न आता है। ठीक है, एनीवे जो भी होगा कल देखा जाएगा। जय हिंद।